हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, यानी कुछ ऐसे फिनोमेना जिनको हम मेंडल के लॉज के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसमें से आज उसी का एक पार्ट है और लास्ट फिनोमेना है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या है? एज अ डेफिनेशन सेज एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, यानी किसी जीन की ऐसी एबिलिटी जिससे कि उसके मल्टीपल आपको फिनोटिपिक इफेक्ट दिखेंगे, एक से ज़्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट दिखेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे एक जीन एक फिनोटिपिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हमने कोई करेक्टर अगर हमें दिख रहा है, कोई फिनोटिपिक हमें इफेक्ट दिख रहा है, तो उसके लिए हमने एक जीन को हमने उसको एक लेटर, उसको एक सिंबल से हमने, या उसको कह सकते हैं अल्फ़ाबेट से हमने उसको डिनोट किया था। लेकिन यहाँ क्या है कि एक ही जीन के बहुत सारे इफेक्ट दिखते हैं और इसी चीज़ को प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, और ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर मैं कॉटन प्लांट की बात करूं, यानी कपास के पेड़ की बात करूं, तो उसमें जो जीन लिंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिंट मतलब होता है रॉ फाइबर्स, जो धागे रेशे होते हैं, तो वही जीन प्लांट की हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वही जीन साइज़ ऑफ कॉटन बॉल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वही जीन्स नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने होंगे उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और वही जीन्स सीड्स की कितनी वायबिलिटी है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी एक ही जीन 5 फिनोटिपिक इफेक्ट को कंट्रोल, उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर प्लांट की बात करें तो आप गार्डन पी की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, जो जीन फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही जीन सीड कोट के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और वही जो आपका लीव एक्सिल में कितने रेड स्पॉट्स हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये थी प्लांट की बात। लेकिन प्लियोट्रॉपी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, और ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हमने इस टॉपिक को आज के लेक्चर के लिए रखा था, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। तो जैसा कि नाम पता चला है, सिकल सेल एनीमिया, यानी एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन यू कैन से, एंड सिकल सेल यानी इसमें कोई सेल जो है वो सिकल शेप का हो जाएगा। अब वो कौन सा सेल है? वो सेल होते हैं एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी। ये एक हेरिडेटरी डिजीज़ है। हेरिडेटरी डिजीज़ मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगी। तो होता क्या है इसमें क्या होता है, इस डिज़ीज़ के बारे में बात करें तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो आरबीसीज़ का शेप होता है, जो कि जनरली राउंड या एग्जैक्टली बाइकॉन्केव होता है, वो चेंज हो जाता है और वो सिकल शेप के हो जाते हैं। सिकल शेप जैसा आपने देखा होगा दराती, सिकल मतलब दराती, उस शेप के हो जाते हैं। उसे क्रिसेंट्रिक शेप भी बोलते हैं, जैसे आधा चाँद होता है, इस टाइप के हो जाते हैं। और ये कब होते हैं? जब बॉडी में ऑक्सीजन स्ट्रेस हो। ऑक्सीजन स्ट्रेस कब होता है? जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे चलते हैं, यानी हम किसी पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, या कोई हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे हम चढ़ रहे हैं, या फिर हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी को ऑक्सीजन स्ट्रेस बोला गया है। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है, तो उस कंडीशन में अगर इंडिविजुअल को सिकल सेल एनीमिया है, तो उसके आरबीसीज़ कैसे हो जाते हैं? उसके आरबीसीज़ हो जाते हैं आपके सिकल शेप के। अच्छा, ये जो ये ऑक्सीजन स्ट्रेस मैंने बोला ना, ये इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आपको पता है कि जब हमारी हर एक जो हमारा सेल है उसको एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यू कैन से एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, और वो कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से। और हर सेल में ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए हमने यहाँ पर टर्म यूज़ किया ऑक्सीजन स्ट्रेस, ठीक है उसमें। तो अब ये होता क्यों है? ये इसलिए हो जाते हैं सिकल शेप के, क्योंकि बॉडी में जो सिकल सेल एनीमिया जिन इंडिविजुअल्स को है, उनमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है? देखिए, अभी हम आगे कुछ जब हम ये सब पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आएंगी, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। देखिए, जो मैंने HbA, अगर मैं बोलूँगी HbA, ये जीन है जो बनाएगा एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसको मैं HbA से डिनोट करूँगी, और जो Hb अगर मैं यहाँ पर S लिखूँ तो ये बनाएगा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसको मैं HbS से डिनोट करूँगी आगे।
करेक्ट। अब क्या है, जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है यानी HbS जो हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या करते हैं, आरबीसी को सिकल शेप का कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आरबीसीज होते हैं जब ये सिकल शेप के हो जाते हैं, ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, अदरवाइज आरबीसीज फ्लेक्सिबल होते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली कैपिलरीज में आगे ब्लड फ्लो के थ्रू वो आगे चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगे, इनका शेप चेंज हो गया क्योंकि, तो ये ब्लड कैपिलरीज में आगे इनको आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, ये स्ट्रक हो जाते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सेल्स तक, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन ढंग से पहुँचेगी नहीं, यानी अनीमिया होगा। दूसरी बात क्या है कि जब ये स्ट्रक हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा ना, वहाँ पर खून रुक जाएगा, डिजनरेट हो जाएंगे सेल्स, करेक्ट। तो इससे जो जिसको ये डिजीज़ होगी उस इंडिविजुअल में आप देखोगे कि उसको वीकनेस रहेगी, मसल क्रैम्प्स रहेंगे, उसको जॉन्डिस होगा, उसको हेडेक रहेगा, और सीवियर के केसेस में उसका किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। देखिए सिकल सेल एनीमिया, देखिए सिकल सेल एनीमिया जो एक्चुअली क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 मतलब हमने जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम एक नंबर दे देते हैं, ठीक है। दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर, ठीक है, 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम्स। तो इसमें से जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं उन्हें। और जो एक पेयर होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर वो पेयर XX होगा तो यानी वो इंडिविजुअल फीमेल होगा, और अगर XY होगा तो यानी वो इंडिविजुअल मेल होगा, यानी वो किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमिन कर रहे हैं, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम है। बाकी के जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, और इन क्रोमोसोम्स को हमने नाम, एक नंबर दिया होता है 1 2 3 4। तो ऐसे जो क्रोमोसोम नंबर 11 है हमारा, उसमें यहाँ कहीं पर सपोज यहाँ पर HBB जीन है, ठीक है, कहाँ पर है वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जीन है। HBB जीन होता है जो कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन राउंड या बाइकॉन्केव होता है, RBC, ठीक है। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है तो हमारा जो RBC होगा वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल शेप, नॉर्मल RBC होगा, वो बाइकॉन्केव शेप का होगा। लेकिन अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है जो, और स्पेसिफिकली यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि म्यूटेशन एक चेंज है, कोई चेंज हो गया है, सडन चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। और पॉइंट इसलिए यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन है क्योंकि ये बहुत छोटा सा माइन्यूट सा चेंज है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ना, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है एक प्रोटीन, उसमें प्रोटीन की चेन्स होती है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। हम उस स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से मतलब है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की बेसिकली बीटा चेन में चेंज हो जाता है, करेक्ट। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, वो अभी देखते हैं यहाँ पे। तो इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो इस जीन में हुआ, ये अब जीन नॉर्मल हीमोग्लोबिन ना बना के एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रहा है, जिसको हम HbS बोलते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे RBCs हैं ऑक्सीजन स्ट्रेस में, वो सिकल शेप के हो जाएंगे, यानी क्रिसेंटिक शेप के हो जाएंगे, करेक्ट। अब आपने एक बहुत ये जो मैंने डायग्राम बनाया है रेड से, ये आपने NCERT की बुक्स में देखा होगा, क्योंकि NCERT हम सब लोग जनरली उसको रेफ़र ज़रूर करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये बीटा चेन की हम बात कर रहे हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, हम सिर्फ बीटा चेन की बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। जो मैंने VL HIS ये सब लिख रखे हैं 3 अल्फ़ाबेट्स में, बॉक्सेस में, ये क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड को हम 3 अल्फ़ाबेट से हम उसको डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं।
ये VL मतलब वैलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनाइन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। करेक्ट। अभी हम हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के पहले 7 अमीनो एसिड ले रहे हैं। तो पहले पोजीशन पे वैलिन है, फिर हिस्टीडीन है, फिर ल्यूसीन है, फिर थ्रियोनाइन है, प्रोलीन है और ग्लूटामिन है, ग्लूटामिक एसिड है, फिर ग्लूटामिक एसिड है। अब आप देख रहे हैं 6 पोजीशन पे ये जो GAG, CTC, GAG ये क्या है, इनको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये DNA से रिलेटेड है, ये कोडॉन्स होते हैं। करेक्ट। अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज़्यादा। अभी आप देखो कि 6 पोजीशन पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हुआ हमारा जीन में, उसकी वजह से हमारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना। इसका स्ट्रक्चर देखिए, वैलिन, करेक्ट, वैलिन है पहली पोजीशन पे, दूसरे में हिस्टीडीन है, तीसरे में ल्यूसीन है, थर्ड में थ्रियोनाइन है, फिफ्थ में प्रोलीन है। लेकिन आप छठे नंबर पे देखिए, छठे नंबर पे क्या आ गया, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड था और यहाँ पर क्या आ गया, वैलिन आ गया, और फिर 7वें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है। बाकी चेन जो रहती है सेम रहती है, लेकिन सिर्फ 6 पोजीशन पे वैलिन ने ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया है। इसी वजह से ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, मतलब हीमोग्लोबिन पूरा चेंज हो जाता है और वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है। और पॉइंट म्यूटेशन मैंने इसलिए बोला था, थोड़ा सा मतलब इन जनरल मैं आपको वैसे बता रही हूँ। देखिए जो मैंने कोडॉन्स बनाए थे, यहाँ पर A है, ये क्यों A से CTC बना, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये जब आगे DNA का वो पढ़ेंगे। तो देखो A आप देखो A से, आप सिर्फ ये समझो कि A से T से यहाँ पर GA बना, तो GAG बना। यहाँ पर A को क्या, A की जगह क्या आ गया, T आ गया। T की जगह T ने यहाँ पर A और A की जगह यहाँ पर G, यानी यहाँ GAG जो था वो कोडॉन आना चाहिए था जो ग्लूटामिक एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, लेकिन यहाँ पर GAG की जगह GUG हो गया, जिससे कि वैलिन बनाया। करेक्ट। तो अभी कभी भी आपका क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है कि जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, और वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन से एक अमीनो एसिड जो कि 6 पोजीशन पे है उसमें डिफर करता है। वहाँ 6 पोजीशन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड है जिसको रिप्लेस कर देता है वैलिन, इसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना। करेक्ट। ये काफ़ी चीज़ें इसमें से आती हैं, शॉर्ट 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में भी पूछी जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखिए क्या हुआ, ये मैंने 3 इंडिविजुअल्स बना रखे हैं। ये पहला इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है और ये तीसरा इंडिविजुअल है। देखिए पहले इंडिविजुअल में दोनों एलील्स क्या हैं, सेम है, यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, इसमें दोनों एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले एलील्स हैं, ठीक है, इस इंडिविजुअल में HbS SbH। तो इसका ये ज़्यादा दिनों तक ये सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि इसको सीवियर एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, तो ये इंडिविजुअल मर जाएगा। जबकि ये देखिए, ये है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, इसमें एक है HbA यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है, और एक है HbS यानी जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रहा है। ऐसे इंडिविजुअल को हम कैरियर इंडिविजुअल बोलते हैं। कैरियर इंडिविजुअल क्या होता है, देखिए ये इंडिविजुअल में ना कुछ जो RBCs होंगे वो नॉर्मल शेप के होंगे इसकी वजह से, HbA जीन की वजह से, और कुछ जो होंगे सिकल शेप के हो जाएंगे HbS की वजह से। पहले ये मानते थे कि HbS क्या है, एक रिसेसिव जीन है, लेकिन वो रिसेसिव जीन नहीं है, क्योंकि अगर वो रिसेसिव जीन होता तो खाली HbA डोमिनेंट जीन होता और वो अपना कैरेक्टर शो करता और सारे जो RBCs होते हैं वो नॉर्मल होते, बाइकॉन्केव होते। लेकिन यहाँ पे कुछ RBCs सिकल शेप के भी होते हैं। ये इंडिविजुअल में माइल्ड एनीमिया होता है और ये सर्वाइव करते हैं, लेकिन ये कैरियर होते हैं। कैरियर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इस डिज़ीज़ को आगे आने वाली जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कैरियर इंडिविजुअल्स बोलते हैं। अच्छा, एक स्टडी की गई थी ट्रॉपिकल अफ्रीका में, जहाँ पर मलेरिया एंडेमिक है। वहाँ पर ये देखा गया कि जो ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है हीमोग्लोबिन जीन के लिए, यानी जो कैरियर इंडिविजुअल्स हैं, उनका थोड़ा सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो नॉर्मल RBCs में आराम से रह लेता है, सर्वाइव करता है, जिनका शेप बाइकॉन्केव अराउंड होता है। लेकिन जिनका क्रिसेंटिक होता है उसमें मलेरिया का पैरासाइट उन RBCs में सर्वाइव नहीं कर पाता, रह नहीं पाता, तो इस वजह से उन इंडिविजुअल्स को मलेरिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आई थिंक ऑल दिस इज़ क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, इसमें से एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है आपका पेडिग्री।
उसको थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में हम पढ़ेंगे। एक चीज़ मैंने पहले मेंडल के बारे में एक चीज़ रह गई थी जी, कि मेंडल ने ना 1866 में जितना भी उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं जनरल में पब्लिश करी थी 1866 में। अच्छा, मेंडल एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को जोड़ा था, क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी लगाई थी, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन उस समय उनकी बात सुनी नहीं गई, क्योंकि उस समय चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी रिसर्च नहीं हुई थी। आपको पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने कोई फिनोमेना दिया, लेकिन वो लोगों ने एक्सेप्ट उस टाइम में नहीं किया, लेकिन कुछ सालों के बाद उन लोगों ने वो फिनोमेना एक्सेप्ट किया। ऐसे मेंडल के साथ भी हुआ। उसके बाद 1900 सेंचुरी में क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डे विरीज, ईवी टेशरमार्क और कार्ल कॉरेंस। इन्होंने इंडिपेंडेंटली स्टडी करी थी। और जब इन्होंने स्टडी करी इसी चीज़ को लेके, तो इन्होंने पाया कि अरे ये चीज़ तो मेंडल जो नाम के एक व्यक्ति थे उन्होंने पहले ही हमें बता दी थी, करेक्ट। तो इन लोगों को मेंडल का रीडिस्कवरर बोला जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने ये स्टडी करके अपने नाम से अगर लॉज बनाए होते तो शायद आज हम मेंडल को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने मेंडल को इसका पूरा क्रेडिट दिया। और 1901 में मेंडल का वर्क रिपब्लिश हुआ और सारे प्रिंसिपल्स बने, लेकिन उनको नाम दिया गया मेंडल का, करेक्ट। तो अब हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पेडिग्री, उसको हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेते हैं। तो अब बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की। तो पहले देखते हैं पेडिग्री क्या है। पेडिग्री क्या है? रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स, इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर 2 or more generations presented in the form of diagram और family tree। यानी हम इसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन्स तक हम कोई पर्टिकुलर जेनेटिक करेक्टर ट्रेट हम ले लेते हैं, और वो कैसे इनहेरिट हो रही है, यानी कैसे वो आगे जनरेशन्स में पास हो रही है, उसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन उसकी स्टडी हम एक डायग्राम या एक फैमिली ट्री के थ्रू करते हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस क्या है? यही चीज़ है, पेडिग्री है, इसका एनालिसिस करना है। स्टडी ऑफ पेडिग्री फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट एंड फाइंडिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दैट ट्रेट इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यानी पेडिग्री की एनालिसिस को ही पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर ट्रेट प्रेजेंट होगी या कि एब्सेंट होगी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा, ये इनफैक्ट देखा होगा अपनी बुक्स में कि कोई चीज़ सर्किल से हम डिनोट करते हैं। जो इसमें सर्किल से हम डिनोट करते हैं वो होती हैं फीमेल्स, जिनको हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं वो होते हैं मेल्स। इनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की मैरिज हो गई है, यानी ये मदर हो जाएगी, ये फादर हो जाएंगे। इनके ऑफस्प्रिंग्स को हम इनके नीचे हम ड्रॉ करते हैं। अगर सन है तो स्क्वायर, डॉटर है तो सर्कल, सन है तो सर्किल, फिर इनके रेस्पेक्टिव स्पाउसेस को हम यहीं पर हम डिनोट कर सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि हमें किसी भी इंडिविजुअल का पॉसिबल जेनेटिक मेकअप क्या है वो पता चल जाएगा कि ये इस इंडिविजुअल का पॉसिबल जेनेटिक मेकअप क्या है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, करेक्ट। इसमें आप लिख दीजिए कि टी ऐसे करके, बस एक डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करें, इसलिए इसको पेडिग्री एनालिसिस बोल रहे हैं। कुछ भी लिख दीजिए जो भी आप करेक्टर पढ़ना चाहते हो। और इसका एक फ़ायदा है कि हम इसे जेनेटिकली डिफेक्टिव चिल्ड्रन का पता लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी कि इसके इन पेरेंट्स को अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, ठीक है, कोई भी हम सिकल सेल एनीमिया को आप करके आप इसको ट्राई करिएगा, तो वो ट्रेट कैसे पास होगी, उसमें से कितने उनके बच्चों में आने के चांसेस हैं कि इतने बच्चे क्या होंगे, इतने ये बच्चे क्या होंगे, ठीक है। बस इसी की स्टडी पेडिग्री एनालिसिस है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जीन्स एंड क्रोमोसोम्स चैप्टर 2। थैंक यू।